सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 5वें पेपर यानी कि आपके सामाजिक अध्ययन विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट अदला गुत्थी क्वेश्चंस की सीरीज में आपके पवन सीरीज के अदला गुत्थी क्वेश्चंस को आज यहाँ पर हम पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के प्रश्नों को पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 75 तक मैंने पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स आप चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप सारे विषयों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के कार्यों पर नजर रखने के लिए 1773 में एक एक्ट बनाया था जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि जो अंग्रेज थे वो कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे, ठीक है, आप सभी को पता है, या इंग्लैंड के थे। और उन्होंने भारत में पूरी, आपको पता है, भारत में पूरी तरीके से वो राज करने लगे थे। भारत में पूरी तरीके से उन्होंने अपनी संपत्ति तरीके से पूरे भारत को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। तो किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काम कर रही है, उसके काम की निगरानी के लिए 1773 में एक एक्ट बनाया गया था। ब्रिटेन में, ब्रिटेन की सरकार ने बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था और भारत के लिए बनाया था। तो कंपनी कैसे काम कर रही है, सही कर रही है कि नहीं, उस पर नजर रखने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। ठीक है, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन नंबर 77 है, वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर कब बना था? तो 1772 में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना और उसने दोहरे शासन का अंत किया। क्वेश्चन नंबर 78 है, विलियम बेंटिक के कार्यों का वर्णन करिए। तो 1828 में विलियम बेंटिक गवर्नर बना, उसने जल कल्याण के कार्यों की ओर ध्यान दिया, उसने सती प्रथा को समाप्त करवाया। ये सब लॉर्ड विलियम बेंटिक की देन है। हालांकि आप सभी को पता है कि सती प्रथा का अंत करने में सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ है तो वो राजा राम मोहन राय का है, लेकिन विलियम बेंटिक के समय में ही इसको, जो बाल विवाह है, इसको अपराध की श्रेणी में ला दिया गया, यानी कि इस पर कानून बना दिया गया। तो कानून बनाने का श्रेय किसको जाता है? ये श्रेय जाता है विलियम बेंटिक को ही। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर, एशिया महाद्वीप को समझाइए। तो एशिया महाद्वीप में टोटल 48 देश है हमारा, भारत, चीन, ये सब एशिया में ही आते हैं, पाकिस्तान। संसार का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे छोटे देश मालदीव और सिंगापुर तथा सबसे बड़ा देश रूस है। क्वेश्चन नंबर 80 है, वनों के प्रकार बताइए। तो विश्व में निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला है भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र, जिसे सदाबहार वन कहते हैं। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन। तीसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय वन। चौथा है शीतोष्ण कटिबंधीय सदापर्णी वन और पांचवा है शीत कटिबंधीय संकुल सदापर्णी वन। तो ये टोटल 5 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को। पहले जब ऑस्ट्रेलिया खेलने आती थी, या अभी भी तो ऑस्ट्रेलिया टीम है ही, तो जब ये खेलने आते थे हमारे देश में तो हम लोग इनको कहते थे कंगारुओं की टीम आ रही है खेलने, क्योंकि कंगारू कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, विश्व विख्यात पिरामिड कहाँ है? मिस्र में है, हम सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, यूरेशिया से आपका क्या संबंध है? यूरोप और एशिया महाद्वीप को मिला करके हम इसको यूरेशिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ है? तो ये माउंट एवरेस्ट, आप सभी को पता है कि नेपाल में है। 8,848 मीटर अभी कहीं कहीं है, अभी देखिए 8,850 मीटर अब हो गई है इसकी लंबाई, 2 मीटर और बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 85 है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ है? तो ये प्रशांत महासागर में है। इसके अलावा विश्व की सबसे गहरा गर्त, जिसे मेरियाना गर्त कहते हैं, वो भी प्रशांत महासागर में ही है। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारतीय जलवायु को किस नाम से हम जानते हैं? तो हमारे भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। हमारा देश कैसा है? उष्ण है, यानी कि यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और गर्मी के बाद फिर क्या आती है? बारिश आती है या मानसून आता है। तो इससे आप जोड़ करके याद रख सकते हो, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत में कुल कितने क्षेत्रफल में कृषि होती है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर कृषि होती है और लगभग 70% लोग हमारे देश में खेती करते हैं। हालांकि अब ये जो परसेंटेज है ये बहुत तेजी से घट रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं, संसार में शक्ति के साधन क्या क्या हैं?
तो शक्ति के 3 साधन है, कोयला, खनिज तेल और जल शक्ति। क्वेश्चन नंबर 89 है, परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो परिवहन के प्रमुख 3 साधन हैं। पहला है थल परिवहन, दूसरा है जल परिवहन और तीसरा है वायु परिवहन। तो थल परिवहन में मोटर गाड़ी, स्कूटर, बस, रेल, और जल परिवहन में बड़े बड़े जहाज है, नौका है, वायु परिवहन में हेलीकॉप्टर है, जहाज है। क्वेश्चन नंबर 90 है, जल परिवहन को कितने भागों में हम बांट सकते हैं? तो जल मार्गों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। आंतरिक जल मार्ग जैसे कि पनडुब्बी होती है, नहर जल मार्ग, तीसरा है सामुद्रिक जल मार्ग। या इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि कुछ हमारे देश के अंतर्गत हैं, कुछ जल मार्गों को नहरों में तब्दील कर दिया गया है और कुछ समुद्र में बनाए गए हैं। तो अलग अलग जगह जल मार्ग बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। और जो पानी में चलने वाली तैरने वाली चीजें होती हैं, कुछ अंदर तैरती हैं जैसे कि पनडुब्बी हुआ, कुछ सतह पर तैरती हैं वायु के। क्वेश्चन नंबर 91 है, वृक्षों के 2 महत्व दर्शाइए। तो वृक्ष वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम जिंदा रहते हैं। और वृक्ष मृदा अपरदन को भी रोकते हैं, मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। ये चीज मैंने आपको राजन सीरीज पढ़ाई थी, तभी भी बताया था कि किस तरीके से जो पेड़ों के जड़ें होती हैं वो अपने आप को बांध करके तो मिट्टी से खड़ा रखती हैं, लेकिन बारिश के समय में मृदा जब बाढ़ आती है तो वो अपने आसपास की मिट्टी को बांध के रखते हैं, जिससे मिट्टी या मृदा अपरदन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, जल मार्ग से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। धरातल पर आने जाने के साधनों को जल मार्ग कहते हैं। स्थल मार्ग में सड़क तथा रेल मार्ग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, रेल मार्ग पर टिप्पणी करिए। तो भारत में रेल मार्ग परिवहन का मुख्य साधन है। तो वर्तमान में भारतीय रेल मार्ग की लंबाई 63,974 किलोमीटर है। हमारे देश में रेल का पूरा जाल ही है, हम सभी को पता है। और वो हम सभी ने ट्रेन में यात्रा तो की ही होगी, और ट्रेन से आने जाने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे भारत में लगभग हर दिन 2 करोड़ लोग रेल में यात्रा करते हैं। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी जनसंख्या ट्रेनों में सफर करती है। क्वेश्चन नंबर 94 है, जल मार्ग से आपका क्या अभिप्राय, समझाइए। जहां नाव, स्टीमर, पानी का जहाज चलते हैं वह जल मार्ग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं, भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है, बताइए। तो भारत के 3 राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। पहला है गंगा नदी पर इलाहाबाद व हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर। दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धोरी के बीच 891 किलोमीटर। और केरल में कोल्लम कोट्टापुरम खंड 205 किलोमीटर। आपकी बुक में भी यहाँ पर देखिए 3 दिया हुआ है, इसके अलावा बहुविकल्पी प्रश्नों में भी 3 दिया हुआ है। जबकि अगर आप सर्च करोगे भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, तो आपको पता चलेगा कि 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग कौन से हैं, बताइए। तो यहाँ पर केवल 3 दे दिया है, जबकि अच्छे से पता है आपको। आप सर्च करोगे तो भी आप देखोगे कि 111 जलमार्ग हैं टोटल। कितने अगर पूछेगा तो यही सही है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 96 है, समुद्री जल मार्ग से क्या तात्पर्य। समुद्र के रास्ते से यात्रा करने एवं माल ढोने का कार्य करना समुद्री मार्ग कहलाता है। भारत का लगभग 95% व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है, क्योंकि भारत हमारा क्या है, हमारे भारत का नक्शा आप देखोगे तो हमारा भारत 3 तरफ से समुद्र से ही घिरा हुआ है। इसीलिए सबसे ज्यादा व्यापार हम लोग समुद्र के रास्ते से ही अपने सामानों को पहुंचाते हैं। आयात निर्यात का जो भी काम होता है, कहीं से मंगाना होता है तो भी शिप से मंगाते हैं, ले जाना होता है तो भी शिप से ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, बंदरगाह किसे कहते हैं। तो समुद्र का कटा फटा सुरक्षित स्थान जहां पर पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं और यात्री व माल उतारा व चढ़ाया जाता है, बंदरगाह या पत्तन कहलाते हैं। जैसे कि जो ट्रेन होती है वो कहाँ रुकती है, स्टेशन पर आकर के रुकती है। वैसे जो समुद्री जहाज होते हैं बड़े बड़े, वो आकर के बंदरगाहों पर रुकते हैं और बंदरगाह पर उतरने के बाद यात्री वहां से उतरते हैं। इसके अलावा जो माल चढ़ाना होता है, उस जहाज में उतारना होता है, वो सब काम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, कृषि से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलें उत्पन्न करना ही नहीं होता है, बल्कि पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, बागवानी तथा मत्स्य पालन से भी होता है। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं, खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं। तो गेहूं, जो खाने वाली फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें, गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या है, खाने वाली फसलें हैं।
क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। नकदी फसलें कौन कौन सी हैं? तो गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू, औषधीय पौधे आदि नकदी फसलें होते नकदी फसल होते हैं जिनसे हमें तुरंत बेचने पर पैसे मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है। पेय एवं बागवानी फसलें कौन सी हैं? तो चाय, कहवा, रबर, गर्म मसाले आदि पेय और बागवानी फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है। रबी की फसलों का वर्णन करिए। तो रबी की फसलें वो होती हैं जो सर्दी के प्रारंभ में हम बोते हैं। तो सर्दी के प्रारंभ में बुआई तथा ग्रीष्म के प्रारंभ में कटाई। गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी एवं राई आदि। क्वेश्चन नंबर 103 है। खरीफ की फसलों का वर्णन कीजिए। तो इसका समय जो होता है वो वर्षा प्रारंभ में बुआई तथा शीत ऋतु में प्रारंभ में कटाई होती है, जैसे कि धान हुआ, मक्का हुआ, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली, ये सब। क्वेश्चन नंबर 104 है। जायद की फसलें कौन सी होती हैं? तो जायद की फसलों का वर्णन करें तो जायद की फसलें होती है ये मार्च अप्रैल में इनकी बुआई होती है, जैसे कि तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जियां, इन सब की। क्वेश्चन नंबर 105 है। आर्थिक विकास में खनिज पदार्थों के कोई 5 महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन करिए। तो समस्त उद्योग धंधों का आधार होते हैं खनिज पदार्थ। परिवहन के साधनों का विकास, ऊर्जा शक्ति के साधन, देश की सुरक्षा में योगदान, खनन से लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है, जैसे कि कोयला खनन हुआ या जो जहां पर सोना निकलता है वहां पर खाने, तो वहां पे खनन का काम होता है। इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है और देश को तो ऊर्जा ऊर्जा के संसाधन मिलते हैं। ठीक है, उद्योग धंधे चलते हैं इन्हीं से। क्वेश्चन नंबर 106 है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं या जिन्हें हम अपरंपरागत स्रोत कहते हैं, जो परंपरागत पहले से चले आ रहे नहीं है, जो अब विकसित हो रहे हैं। तो गैर परंपरागत में ज्वारी ऊर्जा है, जियोथर्मल ऊर्जा है, गोबर गैस है, सौर ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 है। हिमालय के महत्व पर 2 वाक्य लिखिए। तो हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है। हिमालय पर्वत उत्तरी विशाल मैदान में बहने वाली नदियों का जल स्रोत है। इसके अलावा हिमालय पर्वत साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, जिससे वो ठंडी हवाएं हमारे देश में डायरेक्ट नहीं आ पाती हैं। और नहीं तो अगर हिमालय पर्वत ना होता दोस्तों तो हमारे जो देश है, जो हमारा देश है भारत, यहाँ पर हमेशा ठंडी होती है, हमेशा बर्फ ही दिखते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 108 है। उत्तर के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? तो सिंधु नदी का मैदान, सिंधु श्रेणी, गंगा का मैदान, गंगा द्रोणी, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी। क्वेश्चन नंबर 109 है। बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट खानों से निकाला जाता है। बॉक्साइट को गलाकर शुद्ध एल्यूमिनियम अलग कर लिया जाता है। इसका उपयोग वायुयान, विद्युत तार, फर्नीचर तथा बर्तन बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 पे आते हैं। मैग्नीज क्या है? यह महत्वपूर्ण खनिज है। इसका अधिकतर प्रयोग लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। भारत मैग्नीज का सबसे ज्यादा उत्पादक देश है। ठीक है, तो इसका प्रयोग अधिकतर लौह इस्पात उद्योग में करते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है। अभ्रक से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। आपने गुलाल अबीर में चमकीला पदार्थ देखा होगा, हम सभी ने गुलाल अबीर तो लगाया ही होगा, उसमें चमकीला पदार्थ होता है और यह पदार्थ ही क्या होता है? अभ्रक है। भारत विश्व में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 112 है। कोयला क्या है? कोयला खनिज पदार्थ है जिसे खानों से निकाला जाता है तथा ऊर्जा के रूप में इसका ईंधन भट्टियों में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 है। खनिज तेल से क्या अभिप्राय है? खनिज तेल औषधि सेलों में रत्नों में छिपा होता है। खानों से निकले तेल को कच्चा तेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है। प्राकृतिक गैस का क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक गैस के स्थल, सागर तथा महासागर के तली भागों में पाए जाते हैं। जो प्राकृतिक गैस के भंडार हैं वो स्थल, सागर तथा महासागर के तली भागों में पाए जाते हैं। इनको मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। भारत इसका उपयोग गैस चूल्हा जलाने में, बिजली उत्पादन करने में, मोटर इंजन चलाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 है। लोकसभा की स्थिति को समझाइए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को पहले भी भंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या बताइए। तो ये टोटल 543 सदस्य हैं। तो लोकसभा में वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों। कभी कभी पूछता है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या बताइए। तो जब अधिकतम पूछता है तो इसमें 552 हो जाते हैं, क्योंकि 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और 530 सदस्य जो होते हैं ये आते हैं राज्यों से चुन करके, और 20 जो होते हैं 20 सदस्य
ये आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके, ठीक है। और 2 एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो इस वजह से 552 भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर भी मैंने आपको समझा दिया। और जो लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं वो हम सभी को पता है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हम सभी ने देखा है, 543 के 543 सीटों पर चुनाव होता है और यही लोग चुन करके जाते हैं लोकसभा में, ठीक है। लेकिन 2 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और कुछ इस तरीके से 530 जो राज्यों से जाते हैं और 20 जो केंद्र शासित प्रदेशों से जाते हैं, इन सभी को जोड़ के अगर अधिकतम संख्या पूछता है तब आप 552 बताओगे। क्वेश्चन नंबर 117 है, संसद के अधिवेशन पर प्रकाश डालिए। तो संसद के 4 अधिवेशन होते हैं, बजट अधिवेशन, ग्रीष्म अधिवेशन, वर्षाकालीन तथा शीतकालीन अधिवेशन। एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, लोकसभा के क्या क्या कार्य हैं? तो कानून बनाना, मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखना, जनता पर कर लगाने तथा व्यय करने का निर्णय लेना। क्वेश्चन नंबर 119 है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह स्थायी सदन है, यह सदन कभी भंग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 है, भारत के राष्ट्रपति पद की क्या योग्यताएं हैं? तो वह राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं, पहला वह भारत का नागरिक हो, दूसरा कम से कम आयु उसकी 35 वर्ष हो, तीसरा है किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए और चौथा है लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो। क्वेश्चन नंबर 121 है, राष्ट्रपति के अधिकारों का वर्णन करिए। तो कार्यपालिका संबंधी अधिकार होते हैं, कानून निर्माण संबंधी अधिकार होते हैं, न्याय संबंधी अधिकार होता है। जैसे अगर किसी को मृत्यु की सजा हो गई है या ये कहें कि किसी को फांसी की सजा हो गई है, तो अगर वो राष्ट्रपति से गुहार लगाता है तो उसकी सजा माफ भी हो सकती है। वित्तीय अधिकार, संकटकालीन अधिकार, ये सब प्राप्त होते हैं राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 122 है, प्रधानमंत्री का आशय समझाइए। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए वह देश का नेतृत्व करता है तथा देश विदेश में पूरे राष्ट्र का नेता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 है, एक न्यायाधीश की योग्यताएं बताइए। वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 62 वर्ष से अधिक ना हो और 10 वर्ष का उसके पास न्यायिक अनुभव हो पहले। क्वेश्चन नंबर 124 है, कर कितने प्रकार के होते हैं? तो कर जो है, जो टैक्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 125 है, भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक ने रखी थी? 2016 के एग्जाम में ये सभी पूछे हुए प्रश्न आप देख रहे हो। तो बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी, उसके बाद हुमायूं आया था। क्वेश्चन नंबर 126 है, चौसा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच। बाबर का पुत्र था हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 127 है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद था। क्वेश्चन नंबर 128 है, जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है? तो तुजो के जहांगीरी। क्वेश्चन नंबर 129 है, दीवाने खास और दीवाने आम किस शासक द्वारा बनवाए गए थे? तो शाहजहां ने बनवाए थे। 2016 में ही सारे के सारे प्रश्न आप जितना भी देख रहे हो यहाँ पर सब पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से धात्विक पदार्थों को छांट के लिखिए, यानी कि जो धातुएं हैं, तो लोहा है, तांबा है, सोना है, ठीक है, ये तीनों क्या हैं? धात्विक धातुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, भारत में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है? तो कर्नाटक में कोलार की खानों में पाया जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 132 है, बॉक्साइट का एक उपयोग लिखिए। तो बॉक्साइट हवाई जहाज बनाने में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 133 है, अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 1954 में। क्वेश्चन नंबर 138 है, शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले 2 पशुओं के नाम लिखिए। तो जंगली घोड़े, जंगली भैंस। क्वेश्चन नंबर 139 है, अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे? तो टोटल 21 लोग थे। 2016 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 140 है, समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों को लिखिए। तो समवर्ती सूची में आने वाले जो विषय होते हैं, इन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी अपना खुद का कानून बना सकती है। तो इसमें आती हैं स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, धार्मिक संस्थाएं, शादी, उद्योग धंधे, ये सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 142 है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। देखिए कितना आसान आसान सा प्रश्न पूछा था 16 में, अब यहाँ 17 में पूछे हुए प्रश्न है। बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो खुद बाबर ने ही लिखी थी, क्योंकि ये बाबर की आत्मलिखित कृति है। और इसको किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में बाबर ने लिखा था।
कबूलियत किसे कहते हैं? तो किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर देय लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देने का को ही कबूलियत कहा जाता था। यानी कि वो ये बताते थे कि उनके पास कितनी जमीन है और सरकार को कितना वो कर दे रहे हैं या कितना लगान दे रहे हैं, इसको लिख करके वो देते थे। क्वेश्चन नंबर 145 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच 18 जून 1576 को हुआ था हल्दी घाटी के मैदान में। क्वेश्चन नंबर 146 है, भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के 2 कारण बताइए। आप सभी को पता है हमारे देश पर सभी लोग शासन करना चाहते थे, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच, लेकिन जीत किसको मिली थी? अंग्रेजों को अंततः मिली थी। तो भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के कारणों में पहला है, कंपनी की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। जो फ्रांसीसियों की कंपनी थी उनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी, यानी कि उन्हें पैसों की जरूरत थी। उनके कर्मचारी कंपनी के कामों में बिल्कुल रुचि ही नहीं लेते थे। उनमें परस्पर मतभेद था तथा एकता का अभाव था। फ्रांस की सरकार कंपनी के मामलों में उचित ध्यान नहीं देती थी। इसी वजह से फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने भगा दिया था भारत से। क्वेश्चन नंबर 147 है, हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन कौन से युद्ध हुए थे? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच पहले तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, जिसे हुमायूं जीत गया था। फिर 1540 में कन्नौज का भी युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 148 है, परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? तो यूरेनियम, थोरियम, रेडियम जैसे खनिजों के विखंडन से प्राप्त होता है। सब 17 में पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 149 है, धात्विक पदार्थों के 2 उदाहरण दीजिए। तो लोहा, तांबा, टिन, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना, ये सब क्या धात्विक पदार्थ ही तो हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाएं पुरगा तथा ब्लिजार्ड कहलाती हैं। 2017 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन टोटल आपने 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया। दोस्तों उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। यहाँ हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप 8 विषयों के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, हाथों से लिखे हुए। सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, ये जो आप देख रहे हो दोनों ही सीरीज की, राजन सीरीज और पवन सीरीज दोनों की, तो अलग से आपको बाजार से भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये सीरीज। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए, जहां कहीं कोई भी डाउट हो हमसे पूछते रहिए। लगातार आपके लिए क्लासेस लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच एक बार फिर से, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।